नियाजी न्यूज और मैं हूं साजिद इमाम नियाजी। साजिद इमाम नियाजी अकबरपुर नगर पंचायत दौतार राजा रोहित की नगरी से चलकर आज शेरशाह सूरी की नगरी में है और यहाँ पे शाहराम का ये फजलगंज स्टेडियम है। यहाँ पे नमस्ते बिहार एक कार्यक्रम किया जा रहा है शाहराम के सौजनी पे। आइए उस खूबसूरत मंजर को दिखाता हूँ। यहाँ पे रेड एम्पायर विकास वैभव साहब इस वक्त लोगों को खिताब कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज के पूरे कार्यक्रम को फजलगंज स्टेडियम से शाहराम से। बने रहिए नियाजी न्यूज पर। जिंदाबाद, विकास वैभव जिंदाबाद। आइए विकास वैभव जी को सुनिए और अपने भारत माता की नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार। रोहतास की ऐतिहासिक भूमि में यहाँ मंच पर उपस्थित अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले सासाराम की इस ऐतिहासिक धरती पर माँ तारा चंडी का नमन करता हूँ, माँ तुतलेश्वरी का नमन करता हूँ, रोहितेश्वर धाम का नमन करता हूँ, माँ मुंडेश्वरी का नमन करता हूँ, माँ यक्षिणी भवानी बलनी धाम का नमन करता हूँ, देव मार्कंडे धाम का नमन करता हूँ, झारखंडी महादेव मंदिर का नमन करता हूँ, इस ऐतिहासिक भूमि का नमन करता हूँ, ऐतिहासिक रोहतासगढ़ का नमन करता हूँ, ऐतिहासिक उरांव वंश के शौर्य की धरती और उद्गम स्थल उस रोहतास का नमन करता हूँ, खरवारों की भूमि इस रोहतास की पहाड़ी कैमूर पहाड़ी का नमन करता हूँ, शेरशाह के शौर्य की भूमि का नमन करता हूँ, बाबू निशान सिंह के साहस का नमन करता हूँ। इस धरती के प्रति कोटिशः अभिनंदन नमन करता हूँ। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम है जो अपने आप में एक इतिहास है। पहला कार्यक्रम बेगूसराय में हम लोगों ने पिछले वर्ष 10 दिसंबर को आयोजित किया था। दूसरा कार्यक्रम जनवरी में आरा में महाराजा कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित हुआ और तीसरा कार्यक्रम आज फजलगंज स्टेडियम के इस मैदान में आयोजित है, जहां हजारों की भीड़ जितनी स्टेडियम के अंदर है उससे अधिक भीड़ स्टेडियम के बाहर भी है। लोग बाहर गैलरी पर भी बैठकर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग इसको लाइव देख रहे हैं। आज इस अभियान जिसका नाम लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार रखा गया। लाखों लोग जुड़े हैं। केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स की यदि बात करें तो लगभग 1.5 लाख की संख्या में सीधे रूप से अपने फोन नंबरों के साथ अलग अलग गठित अध्यायों में लोग जुड़कर प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन काल में बिहार कैसे एक विकसित बिहार बने। पिछले बार जब बेगूसराय में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ तो सभी को लगा क्या हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों इनको सुनने आए हैं, कहीं इनका इरादा राजनीति में जाने का तो नहीं। अनेक प्रकार के प्रयास लगाए गए और मैं तो तब भी यही कह रहा था कि मैं तो अपनी गति में चल रहा हूँ। मैं तो अपने जीवन काल में बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ और यदि बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ तो मेरी अपनी दृष्टि है। जब लोग पूछते हैं कि राजनीति के बारे में आपका क्या
सोच है। तो बड़े स्पष्टता के साथ मैं कहता हूँ, राजनीति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण में यदि ईमानदार लोग, निष्पक्ष लोग, निस्वार्थ लोग राजनीति में आते हैं तो निश्चित ही समाज में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है और समाज जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना चाहता है उसे सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब अपने बिहार की भूमि को देखता हूँ तो बड़ा चिंतित हो जाता हूँ, क्योंकि बिहार में यदि कुछ अच्छे लोग, ईमानदार लोग, निस्वार्थ लोग राजनीति में आने का प्रयास भी करेंगे तो जिस परिवर्तन की कल्पना हम लोग करते हैं केवल कुछ लोगों के आने से नहीं होगा। कुछ लोग आकर करेंगे भी तो पहले तो आना आसान नहीं, क्योंकि हमारा समाज खंड खंड में बटा हुआ है। अब सभी लोग, कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ था, राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है। जो दल राजनीति कर रहे हैं, जो नए दल राजनीति में आना चाह रहे हैं, यदि सभी को आप देखेंगे, चिंतन करेंगे तो पाएंगे आधार क्या है। खंड खंड में जाति संप्रदाय के नाम पर जब समाज बटा हुआ है तो राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है कि इन्हीं खंड खंड के समीकरण में अपनी राजनीति करते हैं। उम्मीदवारों के चयन योग्यता पे नहीं करते कि व्यक्ति बिहार को आगे ले जाने में उसकी कितनी सोच है, उसका कितना प्रयास हो सकता है, ये आधार नहीं होता। आधार केवल ये होता है कि व्यक्ति चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता। और इस परिस्थिति में जब खंड खंड में समाज बटा हो और राजनीति का आधार केवल, लक्ष्य केवल चुनाव जीतने तक हो जाए तो बिहार कैसे बदलेगा। बिहार, जब बिहार को कोई पिछड़ा राज्य बोलता है तो अच्छा लगता है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको अच्छा लगता हो जब बिहार को पिछड़ा बोला जाता है? अच्छा लगता है क्या? नहीं। कितने लोग बिहार को विकसित देखना चाहते हैं? बिहार विकसित कैसे होगा? हमारे प्रयास से। कैसे होगा? क्या केवल सत्ता परिवर्तन से बिहार बदल जाएगा? जिस प्रकार की राजनीति होती है, जिस प्रकार से लोग चुने जाते हैं, जिस प्रकार से लोग चुनते हैं, यदि यही चलता रहा तो जो चल रहा है चलता रहेगा। कितने लोग चाहते हैं कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। कितने लोग चाहते हैं? तो यदि चाहते हैं और वास्तव में उस बिहार को गति देना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये कोई धार्मिक अभियान नहीं है, कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, लेकिन लाखों लोग आज इस अभियान में यदि जुड़े हैं तो उसका कारण हर व्यक्ति अपने जीवन काल में बिहार को बढ़ते देखना चाहता है। और क्यों ना हो, प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो लोगों को जोड़ सकती थी, ऐसा सूचना का तंत्र नहीं था, उस समय इसी बिहार से अफगानिस्तान के पार तक हम शासन करने में सक्षम थे। उस समय इसी बिहार से, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं हुई थी, नालंदा और विक्रमशिला को हम स्थापित कर चुके थे जहां विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, जब संसाधन नहीं थे। आज जब संसाधन उस रूप में उपलब्ध हैं, मैं बोल रहा हूं, लाखों लोग सुन रहे हैं, उस प्राचीन वैशाली के संथागार में पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र से 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं। अलग अलग क्षेत्रों से लोग, हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग उस वैशाली के संथागार में लोग चुनकर भेजते थे और बिना किसी विवाद के, बिना किसी माइक के, सोचिए कैसे संबोधित होते होंगे, कैसे प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते होंगे। बिहार को यदि आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले समझना होगा क्या कारण थे जिसके कारण बिहार उस प्राचीन काल में अग्रणी हुआ। क्या कारण थे कि तब हम वैसा कर सके, और क्या कारण है कि आज एक छोटे से रोजगार के लिए व्यक्ति को बिहार से बहुत दूर जाना पड़ता है। जब तब ऐसा कर सकते थे तो क्या आज हम अपने हर युवा को बिहार में रोजगार नहीं दे सकते? क्यों ऐसा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है? यदि हम खंड खंड में बंटकर संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में स्थिति और विभत्स होगी। यदि अपनी ऊर्जा का उपयोग हम सही दिशा में नहीं करेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ेगा। आज बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है।
यदि भारत को एक विकसित भारत के रूप में हम देखना चाहते हैं तो निश्चित सी बात है कि अगले 2 दशकों में 9 करोड़ लोगों को बिहार में उत्कृष्ट शिक्षा मिले, बिहार में उचित रोजगार मिले, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और यदि हम सोचते हैं कोई ऐसी सरकार आएगी, कोई ऐसी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो सबको नौकरी दे देगी, कितने लोगों को कोई सरकार नौकरी दे सकती है? शायद 1% लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। पूरे विश्व भर में आप अध्ययन कर लीजिए, 1% से अधिक लोगों को नई नौकरी सरकारी नहीं दी जा पाएगी। लेकिन बिहार के 99% लोगों को रोजगार देना है, तो रोजगार देने वाला कहाँ से आएगा? अचानक तो कोई आएगा नहीं। और क्यों आएगा? यदि हम स्किल्ड नहीं हुए, यदि हम शिक्षित नहीं हुए। रोजगार लगाने तो लोग तब आएंगे जब उसको कार्य करने वाले लोग मिलेंगे, और यदि ऐसे लोग नहीं मिले तो इससे तो अच्छा है गुजरात में रोजगार लगाएंगे, नई इंडस्ट्री लगाएंगे, बिहार क्यों आएंगे? लेकिन बिहार हम सभी का है और बिहार को हम सभी विकसित बिहार के रूप में देखना चाहते हैं। तो यदि हम सोचेंगे अचानक कुछ हो जाएगा और जादू की छड़ी घूमेगी और बिहार बदल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। अगर हम सोचेंगे कोई ऐसी पार्टी की सरकार आएगी और अचानक बिहार बदल जाएगा, तो ऐसा भी होने वाला नहीं। संख्या बहुत बड़ी है। जनसंख्या को हम आज एक समस्या के रूप में देखते हैं कि उसके लिए हम शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। यदि उसी जनसंख्या को हम शिक्षित कर पाएंगे, उसमें ऐसे कौशल का विकास कर पाएंगे, उसको स्किल्ड कर पाएंगे और उसकी दिशा सही कर पाएंगे, दृष्टि सही कर पाएंगे। और जो बातें मैं कह रहा हूँ कोई मेरी अपनी सोच नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कि बिहार में हम एक हो सकते हैं, ये तो प्राचीन बिहार ने सिद्ध किया। प्राचीन बिहार में भी जातियां थी, लेकिन यदि ऐसा जातिवाद रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक हो सकते हैं, ऐसी अवधारणा देने वाली महान भूमि हमारी बिहार की भूमि रही।